गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आगे आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास विषय का पाठ 4, जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली का जो शासन व्यवस्था है, कौन कौन से राजा हुए, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। देखिए, दिल्ली के जो शासक थे, उनमें जो लास्ट शासक था लोधी वंश, लोधी वंश के शासनकाल में जो मुग़ल वंश का संस्थापक है बाबर, वो भारत पे आक्रमण करता है और भारत के ही कुछ लोग उसको भारत पे आमंत्रित करते हैं आक्रमण करने के लिए, ताकि वो जो लोधी वंश है उसके नियंत्रण से मुक्त हो सके। लेकिन मामला उल्टा ही पड़ गया। बाबर ने भारत पे आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को तो पराजित किया ही किया, साथ ही साथ उन राजाओं को भी उसने पराजित किया जिन्होंने उसको भारत पे आक्रमण करने के लिए कहा था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए, इसको याद रखिएगा सदैव, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, युद्ध है, क्योंकि इसके बाद ही भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है, जो भारत के इतिहास को ही बदल देता है। इसलिए इसको जानना हमको बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए आगे देखते हैं मुग़ल काल की क्या विशेषता थी, उससे पहले के जो राजा थे उनके शासन में और मुग़ल वंश के शासकों में क्या अंतर था। थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक ने जो भारतीय उपमहाद्वीप, अब उपमहाद्वीप में यानी जो भारत के अगल बगल वाले जो छोटे छोटे देश थे, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे क्षेत्र मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते थे, आज भी आते हैं। अब इतने बड़े क्षेत्र पे अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ थी, अनेक प्रकार की भाषाएं थी। आज भी हमारे देश में ही सिर्फ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो उस समय तो और अनेक प्रकार की भाषाएं थी, संस्कृतियाँ थी, लोगों का रहन सहन अलग था। तो जो दिल्ली सल्तनत का समय था उसमें बहुत ही कठिन था कि इन पूरे क्षेत्र को एक राजा अपने शक्ति के बल पर संगठित कर सके और उस पर शासन कर सके। लेकिन जो मुग़ल वंश था उसके राजाओं ने ये प्रयास किया और अंततः पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित किया। देखिए, छोटे से छोटे, उस समय जो छोटे से छोटे भी राजा होते थे वो भी अपने अस्तित्व को कायम कर रखने के लिए आपस में मिलजुल करके जो बड़े राजा होते थे उन्हें पराजित करने का प्रयास करते थे। अब ये नहीं होता था कि बाद में ये छोटे राजा आपस में मिले ही रहे। जैसे ही समस्या हल होती थी ये लोग अपने अपने क्षेत्र के स्वामी बन बैठते थे। जो मुग़ल शासक था, पहला जो राजा था बाबर, कुछ क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार जमाया और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जो मुग़ल वंश है, दिल्ली से आगरा तक, दिल्ली और आगरा से अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। जो औरंगजेब था, इसने दक्षिण भारत पर भी अपना अधिकार, उससे पहले के जो राजा थे
वो मेन रूप से उत्तर भारत पर ही अपना अधिकार जमाए थे, लेकिन इसके बाद अंत में जो औरंगजेब आया, इसने पूरे दक्षिण भारत को भी अपने कब्जे में ले लिया, यानी 17वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारतीय महाद्वीप पर मुगल साम्राज्य का शासन स्थापित हो गया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए थे, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप के उसके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान जहाँ पे मुगल राजा रहते थे, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। देखिए, ये लाल किला है, भारतीय प्रधानमंत्री के रहने का स्थान है। अब शुरू करते हैं हम लोग। ये जो दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, ये थे कौन? तो देखिए मुगल वंश जो था वो दो महान शासकों के वंशों का वंशज था। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, पीछे हम पढ़ाए थे चंगेज खां के बारे में, जिसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, के वंशज थे। देखिए, दोनों अलग अलग वंश, पापा दूसरे वंश के थे और माता दूसरे वंश की थी। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना नहीं पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसके पूर्व महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये देखिए चित्र दिया हुआ है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। आगे देखते हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। यानी अपने आप को तैमूर के वंश का बताने के लिए इन्होंने तैमूर के साथ जितने भी राजा हुए, इन्होंने अपना अपना चित्र बनवाया, ताकि लोगों को ये भ्रम न हो कि ये मंगोलों से संबंधित था, बल्कि चंगेजों से संबंधित था। देखिए, मुगल वंश सैन्य अभियान। मुगल जो शासक का सैन्य अभियान था, सैन्य अभियान यानी कहाँ कहाँ उन्होंने सेनाएं भेजी, किस तरीके से वहाँ के राजाओं को पराजित किया, इसके बारे में दिया हुआ है। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ईस्वी के बीच में, जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। देखिए, जो बाबर था सबसे पहले फरगना राज्य का राजा बना। फिर उस समय उसकी उम्र बहुत कम थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया।
देखिए किस तरीके से वो युद्ध की प्रणाली बनाता था। उसकी सेनाएं कम थी लेकिन उसका जो तरीका ऐसा था, क्रमबद्ध तरीके से बाहुबली फिल्म में से बाहुबली दिमाग लगा के युद्ध करता था, उसी तरह जो बाबर था उसकी सेनाएं कम थी लेकिन दिमाग लगा करके युद्ध करता था। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मुगलों और अहोम साथ में पढ़ेंगे हम लोग। अलग अलग पाठ में मुगलों के संबंधित समस्याएं, उनके सामने जो समस्याएं आई उन्होंने उसको कैसे हल किया, इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। देखिए बाबर का जो समय था, अब यहाँ हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देख लेंगे कि किस राजा के बाद कौन सा राजा बना। उसमें सबसे पहला मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, ये 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक राजा किया। अब उसने किसको किसको हराया इसके बारे में दिया हुआ है। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो राजपूत राजाओं और उसके समर्थक थे उनको हराया। 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। एक युद्ध 1529 में उसने लड़ा था, घाघरा का युद्ध। इसके बारे में इसमें नहीं दिखाया गया है, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ही 1530 में बाबर की मृत्यु होती है, उसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है और 1540 तक राजा रहता है। लेकिन शेर शाह सूरी उसको कन्नौज के युद्ध में पराजित कर देता है और दिल्ली का शासक बन बैठता है। लेकिन पुनः हुमायूं शेर शाह के पुत्र को हरा करके 1555 में फिर गद्दी पर बैठता है और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा कर दिया, यानी मुगलों में बटाई होती थी। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया और शेर खां ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि शेर शाह ने हरा दिया था। और देखिए यहाँ पे 2 समय दिया हुआ है, 1530 से 40 और 1555 से 56, यानी 1540 से 50 के बीच शेर शाह सूरी यहाँ का शासक रहा। ईरान में हुमायूं ने सफावादी विद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष इमारत में एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण हुमायूं मर गया। अब हुमायूं का लड़का था अकबर। अकबर बीरबल जो कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, अकबर के यहाँ एक बीरबल था जो वाक्पटुता के लिए जाना जाता था। तो इसकी कहानी हम लोग पढ़े हैं और ये जानते हैं। देखिए अकबर जो था वो बहुत कम उम्र की आयु, मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया, यानी राजा बन गया, बादशाह बन गया। उसके शासन को 3 अवधियों में विभाजित किया गया। पहला, जब तक वो छोटा था, 1556 से 1570 के मध्य में अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 से 1585 में गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। उसके बाद मिर्जा हकीम के पक्ष में विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तमाम चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर अकबर का लड़का था जहांगीर, 1605 से 1627 तक इसने शासन किया। इससे भी जो होते बना
कुछ राजाओं को इसने पराजित किया और जहांगीर के बाद उसका लड़का शाहजहां राजा बना, जो 1627 से 1658 तक शासन किया था। शाहजहां के बारे में बताना नहीं है। शाहजहां ने आगरे का ताजमहल बनाया था अपनी बेगम के याद में, तो इसके बारे में सब लोग जानते ही हैं। वीडियो को रोक रोक के आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद शाहजहां का लड़का औरंगजेब हुआ और औरंगजेब ही पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में लिया और मुगल वंश का जो साम्राज्य है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला दिया। इसका आधा से अधिक समय दक्षिण भारत में ही बीता था और मुगल वंश का अंतिम सबसे प्रतापी शासक भी औरंगजेब था। इसके बाद इसके जो पुत्र थे ये अयोग्य थे, आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे, जिसके कारण इसके साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। देखिए, अब उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है, जो बड़ा लड़का होता है वही राजा बनता है, लेकिन मुगलों में ऐसा नहीं था। जो सबसे शक्तिशाली होता था, नियम तो था कि जो बड़ा लड़का है वो राजा बनेगा, लेकिन अगर उससे छोटे भाई लोग भी उससे शक्तिशाली हैं तो युद्ध में उसे पराजित करके राजा बन जाते थे। मुगल के अन्य शासकों के साथ संबंध। देखिए, जो मुगल वंश था ये बहुत बुद्धिमान भी था। इसने जिन राजाओं को सोचा कि ये पराजित हो जाएंगे, उनको तो पराजित किया, लेकिन जिन राजाओं को उनको लगा कि हम पराजित नहीं कर पाएंगे, उनके साथ शादी कर लिया। उनके घर की लड़कियों के साथ शादी करके उनके साथ संबंध बना लिया, रिलेशन बना लिया, इसलिए कि हमारा जिनके साथ रिलेशन हो जाएगा, संबंधी जो हमारे हो जाएंगे, वो हमारे साथ युद्ध नहीं करेंगे वरन युद्ध में हमारा सहयोग करेंगे। तो उनको कहीं से कोई भय नहीं रह गया। इस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मनसबदार और जागीरदार। मुगल वंश में बहुत सारे मनसबदार होते थे। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को शासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादा सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित कर लिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। सीधी सीधी बात, जो लोग मुगल काल की व्यवस्था को चलाने में सहयोग करते थे उनको मनसबदार कहते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद, मनसब यानी सरकारी पद होता था। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। एक पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। जो मनसबदार होते थे, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए ले जाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। इन कर्मचारियों के बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन दिया जाता था, यानी इतनी खटकर्म करने के बाद ही सैनिकों को वेतन दिया जाता था। मनसबदार मुक्तियों में से भिन्न थे। उन्हें जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था।
यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, ताकि अव्यवस्था न फैल सके। जब्त और जमींदार, देखिए बहुत सारी ज़मीनें मुग़ल काल में जब्त की गई, यानी कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिसको सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे दान वगैरह में दिए थे, तो उनको मुग़ल शासनकाल में उन ज़मीनों को जब्त कर लिया गया। जमींदारों को नियमित समय से टैक्स वगैरह देने के लिए प्रतिबद्ध किया गया, क्योंकि मुग़लों की आमदनी का मेन जो साधन था वो उपज था, और उपज से जो राजस्व प्राप्त होता था वही उनकी आमदनी का एक मेन आधार था। मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व एकत्रित किया जाता था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुग़ल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। किसानों से टैक्स वसूल करके सरकार को देना ये जमींदारों का काम होता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साला व्यवस्था एक बनाया था, यानी 10 साल का उपज का आकलन किया गया। मान लीजिए कोई खेत है, उसमें 10 साल में कितना पैदा हुआ है उसका आकलन करके उसका कर निर्धारित किया गया था। टोडरमल बहुत ही बुद्धिमान था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबा, यानी जिसको प्रांत कहा जाता है, को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व कर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में भी संभव नहीं हो पाया। देखिए अकबरनामा एक कहानी, एक किताब है जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है। अबुल फजल एक मुग़ल वंश का जो शक्तिशाली शासक था अकबर, उसके दरबार में अबुल फजल नाम का एक लेखक रहता था, इतिहासकार रहता था। उसने अकबरनामा के नाम से अकबर के विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित ढंग से वर्णन किया है। पाठ में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।